everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. और इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के विषय में, मतलब प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के विषय में। इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल कितने प्रकार की हो सकती है, शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसके अलावा हमने देखा था सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, उससे जुड़े हुए तथ्यों को हमने समझा था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के विषय में। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक सेल के अंदर, मैंने आपको एक बेसिक डायग्राम देखिए बताया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक सेल को बेसिक एक ड्रॉ करना चाहूं तो यहाँ पर सबसे बाहर मुझे देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे आप प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। उसके अंदर आपका उपस्थित होता है न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसमें बीच में एक द्रव्य भरा हुआ है और वो द्रव्य क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के विषय में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, ये क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से अलग करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा झिल्ली है वो दरअसल एक कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग कर रही है। इसके द्वारा ही हमें पता चल रहा है ये कोशिका का शेप है, ये इसे बाहरी वातावरण से अलग कर रही है, ठीक है। इट इज फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। प्लांट में एक और लेयर होती है, यहाँ पर एक और परत होती है प्लांट सेल में, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। इसके विषय में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये एनिमल सेल में नहीं होती, ये प्लांट सेल में होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा झिल्ली है वही सबसे बाहरी लेयर है, और प्लांट्स में कौन सी है, सेल वॉल सबसे बाहरी लेयर है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई है। और ये क्या है, प्रोटीन इसमें दो लिपिड की लेयर के बीच में सैंडविच किया हुआ है, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ हिंदी में भी लिखी हैं, जिनको नोट्स बनाने हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका की सबसे भारी झिल्ली है और पादप कोशिका की ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। एक चीज इंपॉर्टेंट जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में कही जाती है कि कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब क्या है, इंग्लिश में कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन या झिल्ली के आर पार कुछ मटेरियल या कुछ पदार्थ जा सकते हैं और कुछ को ये अपने आर पार नहीं जाने देता या उनका आदान प्रदान नहीं होने देता। तो ये चुनता है, यानी कि ये सेलेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स को अपने आर पार जाने देगा और कुछ को नहीं जाने देगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य है कि यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब सेल के अंदर और बाहर कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ जो पदार्थ है उसको आना जाना भी है। जैसे आप देखेंगे गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसका आदान प्रदान होता है। इसके अलावा जो जल है उसका आदान प्रदान कोशिका के अंदर और बाहर होगा। तो कई सारे मटेरियल्स या पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर और बाहर जो है अणु आते जाते रहते हैं। तो वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू होगा, ठीक है। यह कोशिका को निश्चित आकार देती है, तो एक कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखती है, आउटलाइन दे रही है उसको। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है, ठीक है। दो प्रकार से कैसे होता है, एक तो होता है आपका विसरण और एक होता है परासरण। विसरण का मतलब डिफ्यूजन, परासरण का मतलब ऑस्मोसिस। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, डिफ्यूजन, जो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं वह स्वतः अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाती। जैसे आपने कमरे में एक कोने में अगरबत्ती जला दी, उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। वो किसके द्वारा हुआ, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर से जो धुएं में कण निकल रहे हैं खुशबू वाले, वो हवा के अंदर क्या हो गए, फैल गए, ठीक है। तो स्वतः वो कण गति करके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाली जगहों पर चले जाएंगे, ठीक है, और ये खुशबू फैल जाएगी। इसी तरीके से कोशिका के अंदर और बाहर भी क्या होता है, विसरण होता है। जैसे कि अगर हम कोशिका की बात करें, जब कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जब सांद्रता जो है वो कोशिका के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगी निम्न सांद्रता वाली जगह पर, ठीक है। और जब कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगी,
ठीक है, तो इसी तरीके से गैसेस का आदान प्रदान चलता है इसमें। और ये किसकी तरह होता है, जैसे कि मान लो आपने एक पतली सी चुन्नी पकड़ी, उस पर ऊपर से अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, ऐसे ही बाहर चला जाएगा। तो डिफ्यूजन भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजन। इसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट यानी जो विलय और विलायक है दोनों ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में गति होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल की होती है। वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी विलायक के जो कण हैं वो ही गतिमान होते हैं। यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते। लेकिन दोनों ही प्रक्रियाएं, विसरण की बात करें चाहे परासरण की बात करें, किस लिए हो रही हैं, दोनों जगह सांद्रता को समान करने के लिए हो रही है, कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए। जब हम विसरण की बात करते हैं तो विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है, जबकि परासरण जो है केवल द्रवीय माध्यम में होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर सिर्फ विलायक के पार्टिकल्स ही मूव कर रहे हैं। अब देखिए, परासरण भी आपके दो तरीके के बताए हैं, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। जब कोशिका के अंदर से विलायक बाहर जाता है तो उसे हम कहते हैं बाह्य परासरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, और जब कोशिका के बाहर से विलायक अंदर की ओर आता है तो इसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, अतः परासरण। चलिए, अब सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि सेल पर या कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला देखिए, समपरासरी विलयन। आप कल्पना कीजिए कि मैंने एक प्लेट ली, उसमें एक सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, एक मैंने विलयन डाला है जिसका सांद्रता या कंसंट्रेशन किसके समान है, मैंने इसके अंदर एक सेल रख दी है। ठीक है, एक सेल मैंने इसके अंदर रख दी है और जो कंसंट्रेशन यहां है इस सॉल्यूशन का बाहर, उस वही कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। जब दोनों का कंसंट्रेशन या सांद्रता समान होगी तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं, इस विलयन को हम कहेंगे समपरासरी विलयन। अब इस केस में क्या होगा, जब समपरासरी विलयन होता है तो जितना पानी कोशिका के अंदर जा रहा है, जितना जल कोशिका के अंदर जा रहा है, उतना ही जल कोशिका के बाहर आ रहा है। मतलब नेट कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो कोशिका के अंदर व बाहर जाने की जो सांद्रता समान है तो समपरासरी विलयन होगा। इससे हमारी कोशिका के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक और प्लेट ली, उसमें जो मैंने सॉल्यूशन या विलयन बनाया है उसकी जो सांद्रता है वो जो कोशिका की सांद्रता है, कोशिका के द्रव्य की जो सांद्रता है उससे अधिक है। ठीक है, इसकी सांद्रता कम है और इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ऐसे विलयन को हम कहते हैं अति परासरण दाबी। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये हाइपरटोनिक है, कहने का मतलब है इसमें सॉल्ट्स या जो अन्य चीजें हैं, विलय है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, यानी जल की मात्रा कम है। और यहां पर क्या है, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक है। जल कहां से कहां की तरफ जाएगा, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता वाली जगह से निम्न सांद्रता की तरफ। तो जल इस समय अधिक कहां है, कोशिका के अंदर, तो वो कोशिका से बाहर चला जाएगा। और इस केस में क्या होगा, जब जल कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से कोशिका के अंदर का जल बाहर आ जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। यही चीज अगर मैं फिर से करूं, लेकिन अब की बार जो है, जो बाहर का विलयन है उसकी सांद्रता कम हो और जो अंदर सेल रखी है उसकी सांद्रता ज्यादा हो, तो अब क्या होगा, सांद्रता अगर कोशिका के अंदर ज्यादा है मतलब इसमें जो जल है वो कम है, जल की मात्रा, और बाहर जल की मात्रा अधिक है। तो अब क्या होगा, कोशिका के अंदर जल चला जाएगा और इससे क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। ऐसे विलयन को हम कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में जब जल अंदर की तरफ चला जाएगा कोशिका के अंदर तो कोशिका फूल जाएगी, वह फूट भी सकती है। और इसी को हमने अभी जो पढ़ा था आपका बाह्य परासरण और अंतः परासरण, यही है। ठीक है, जो जल यहाँ पर देख रहे हैं हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जल जो है क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और इस एक्सोऑस्मोसिस के केस में कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और यहाँ अल्प परासरण दाबी विलयन है तो क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस। और इसके केस में क्या हो रहा है, जैसे कि
कोशिका फूल जा रही है, फट जा रही है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है एंडोऑस्मोसिस का, जैसे आप किशमिश वगैरह को पानी में भिगो के रख दो तो सुबह तक देखोगे किशमिश फूल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि किशमिश के अंदर जो पानी भरा हुआ है इतना मीठा है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा है। जब आपने उसको पानी में डुबो के रखा तो पानी किशमिश के अंदर चला गया और इस वजह से वो फूल गई। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं और सेल सिकुड़ जाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिखते हैं और सेल स्वेल हो जाती है, इसको कहते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, टर्जिडिटी आ जाती है उसमें। यहां पर जल अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, लेकिन नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि अधिक जो है जल बाहर जा रहा है, कम अंदर की तरफ आ रहा है। और यहां भी यही हो रहा है, अंदर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि ज्यादातर अंदर की ओर आ रहा है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के विषय में। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। ये प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो क्या है? आपकी सेल वॉल होती है। ये कैसी होती है? सख्त है, मजबूत है, मोटी है, संरंध्र है, मतलब कि ये पोरस है। पोरस कहने का मतलब क्या है? इसमें छिद्र है। ठीक है, जिससे कि मटेरियल्स या जो भी पदार्थ है उसका आदान प्रदान भी हो सके। अजीवित है इसकी संरचना, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की होती है। किसकी बनी हुई है? ध्यान में रखेंगे, सेलुलोज की बनी हुई है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में पढ़ा था कि वो प्रोटीन और लिपिड की बनी है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए सेल वॉल की जो दो एडजेसेंट सेल्स होती है, अगल बगल की जो सेल्स होती है वो किससे जुड़ी हुई है? मिडिल लैमेले, मध्य भित्ति से जुड़ी होती है। बस इसके विषय में हमें इतनी ही बातें जाननी है। कार्य देखेंगे तो कोशिका को संरचना प्रदान करना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना, इसमें विभिन्न अणुओं के आर पार जाने के लिए छिद्र होते हैं और इसमें मरम्मत और पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। मतलब अगर ये कहीं से वियर एंड टियर हो जाए, कहीं से टूट जाए तो ये अपने आप को फिर से रिपेयर कर लेती है। आगे बढ़ेंगे और केंद्रक के विषय में बात करेंगे। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखिए इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जो आपकी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मतलब दोहरी झिल्ली होती है। एक देखेंगे आप, ये है झिल्ली, ठीक है, ये झिल्ली है, एक बाहर से। इसके अलावा बीच बीच में खाली जगहें हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये खाली जगहें किस लिए होती है? इसके थ्रू यहाँ पे कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है इसके बीच में आदान प्रदान हो सकता है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है मतलब धागे की तरह क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ होता है। और जब सेल को विभाजन करना होता है तब ये क्या करती है? क्रोमोसोम्स के रूप में क्या हो जाती है? अरेंज हो जाती है, क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? आपके गुणसूत्र, जिनमें क्या होती है? आपकी आनुवांशिकता से रिलेटेड जानकारी होती है। ठीक है, तो डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल वो बस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से पड़ा हुआ होता है। बाहर से आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, इसकी बात हम अभी करेंगे। चलिए केंद्रक के विषय में थोड़ी बातें जान लेते हैं। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, जितने भी फंक्शंस एक सेल करती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसका नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस। और क्योंकि ये कंट्रोल करता है तो इसीलिए इसको कहते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। ये क्या है? कोशिका का केंद्र या फिर हेड क्वार्टर ऑफ द सेल है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। फिर देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियोइड होता है। फिर इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, धागे जैसे होते हैं ये। और क्रोमोसोम और क्रोमेटिन धागे जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं, जिसमें आनुवांशिकता से रिलेटेड आपकी सारी सूचना इसके अंदर होती है। फंक्शन देखेंगे तो क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन देखिए, यह कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक सेल के अंदर होनी है, जो भी कार्य होने हैं, उनको देखेगा ये। और आनुवांशिकता से जुड़ी हुई जितनी भी सूचना होती है वो सब इसी के अंदर होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। साइटोप्लाज्म और जो कोशिकांग होते हैं उनके विषय में हम सेल से जुड़ी हुई जो आपकी अगली वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।